हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हमारा बिहार से बिहार की हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्राचीन बिहार के स्मरणीय तथ्य। तो बिहार जो है वो प्रागैतिहासिक काल से ही मानव सभ्यता के विकास का क्रीड़ा स्थल रहा है, जिसके कई साक्ष्य यहाँ मिले हैं। मध्यपाषाण युग के अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग के अवशेष चिरान, सारण और चेचर वैशाली से प्राप्त हुए हैं। इनकी कालावधि 2500 बीसी से 1500 बीसी के मध्य निर्धारित की गई है। यहाँ के प्राप्त अवशेषों में पत्थर के सूक्ष्म औजारों, हड्डी के उपकरण मिले हैं। और ताम्रपाषाण युग के अवशेष चिरान, सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर, मनेर, पटना से प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 बीसी रहा, में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में हुआ, जिसमें बिहार का क्षेत्र भी था। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाते हुए सिंधु से सदा नीरा, गंडक तक प्रसार का उल्लेख मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कई संगठित राज्यों 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथों में वर्णित 16 महाजनपदों में जिन 16 महाजनपदों और गणराज्य की चर्चा इस काल में मिलती है, उनमें से 3 महाजनपद है मगध, अंग और लिच्छवी गणराज्य जो है वो बिहार के क्षेत्र के भाग थे। तो गणराज्य 16 महाजनपद के अंतर्गत वर्णित राज्य हैं विदेह, मिथिलावज्जी संघ का एक राज्य, वैशाली सूर्यवंश के राजकुमार विशाल द्वारा स्थापित 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र में परिवर्तित वज्जी महासंघ की नई राजधानी है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म स्थल जो है कुंडग्राम, वो इसी महाजनपद में स्थित है। मशहूर ऐतिहासिक नर्तकी आम्रपाली जो है वो वैशाली की ही नगर वधू थी। इसके बाद अगला राज्य है अंग। मगध और राजमहल की पहाड़ियों के मध्य अवस्थित आधुनिक भागलपुर का इलाका है। अंग की स्थापना इसी नाम से राजकुमार ने की थी। मगध राजवंश हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने अंग को अधिकृत कर लिया था। राजधानी चंपा है। अगला राज्य है मगध, वर्तमान पटना और गया जिलों का सम्मिलित क्षेत्र। राजधानी राजगीर और पाटलिपुत्र। यजुर्वेद में सर्वप्रथम विदेह का उल्लेख प्राप्त होता है। मगध की राजधानी राजगृह का निर्माता महागोविंद नामक वास्तुकार था। प्रसिद्ध आयुर्वेद शास्त्री जीवक बिंबिसार के दरबार का राजवैद्य था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु ने वैशाली और काशी का विलय मगध में किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। राजा अशोक के काल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। वैशाली और पाटलिपुत्र में अशोक के 4 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। तो आगे हम मौर्य से मध्यकाल के पूर्व तक को जानेंगे। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुम्भरार गांव से प्राप्त हुए हैं। इसके अन्वेषक स्पूनर हैं। बिहार में अशोक के अभिलेख बराबर, सासाराम और चंपारण से प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण शासन के 12 वर्ष में करा करके उसे आजीविकों को प्रदान किया था। कुषाण शासक कनिष्क मगध विजय के बाद बौद्ध विद्वान और दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ पुरुषपुर पेशावर ले गया था। अश्वघोष की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सारीपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरितक और सौंदरानंद। इसे संस्कृत का मिल्टन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूर्तिकला का प्रसिद्ध केंद्र था। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल में राजगृह में मनियार मठ मंदिर का निर्माण किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी। ओदंतपुरी और विक्रमशिला जो है वो बिहार में अवस्थित है। तो आगे हम मध्यकाल में बिहार जानेंगे। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य आप जान लीजिए कि यद्यपि सुल्तानों ने बिहार को अधीन किया, लेकिन बराबर विद्रोह होते रहे। ये कभी भी सल्तनत का स्थायी राज्य नहीं बन सका।
मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत को अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी को एक कुशल सैनिक मानता था। इस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी को बिहार के पश्चिमी क्षेत्र के छोटे से क्षेत्र की जागीर दे दी। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने छोटे से सेना का गठन किया और बिहार के अनेक क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू किया। पुस्तकालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और इन्हें नष्ट कर डाला। उसके बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क राज्य का उत्तरी भारत में नींव रखा। बिहार का आधिपत्य क्षेत्र उत्तरी भारत के क्षेत्र में मिला लिया गया। खिलजी वंश के समय तक बिहार में गंगा नदी से संलग्न दक्षिण के मैदानों पर ही तुर्कों का आधिपत्य था, लेकिन तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हुआ। 14वीं शताब्दी के तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की। इस राजवंश को वैनवार वंश या आनवाड़ा वंश कहा जाता है। इस वंश के शिवसिंह प्रतापी सम्राट सिद्ध हुए। इन्हीं के शासनकाल में महाकवि विद्यापति ने अनेक काव्यों की रचना की। तुगलक काल में बिहार की राजधानी नालंदा बिहार शरीफ बनाई गई। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया। उसके बाद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ओदंतपुरी का महाविहार यहाँ अवस्थित है। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित है, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। तुगलक युग में बिहार में मलिक इब्राहिम सर्वश्रेष्ठ शासक साबित हुआ। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर विद्यमान है, जो कि तुगलक कालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस मकबरा का विशेष आकर्षण लंबे आकार का गुंबद है। फिरोज तुगलक के लेख गया और पटना में भी मिले हैं। आगे हम देखेंगे बिहार में अफगान का आधिपत्य। सबसे पहले शेरशाह का, जो कि 1540 से 45 रहा। शेरशाह ने हुमायूं को कन्नौज के पास 1540 में पराजित कर मुगल शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंका और शूर वंश की स्थापना की। तुगलक काल में ही इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। शेरशाह का शासन प्रबंधन कैसा था? तो शेरशाह के प्रशासन की जानकारी अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखित तारीख़ शेरशाही तोहफ़ाए अकबर शाही से मिलती है। शासन सुविधा की दृष्टिकोण से सारा साम्राज्य 47 भागों में बांटा गया था, जिन्हें प्रांत कहते हैं। प्रत्येक प्रांत में एक फौजदारी था जो कि सूबेदार होता था। प्रत्येक प्रांत सरकार परगनों में और परगने गांव में बटे थे। सरकार के 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। कौन कौन से? शिकदारान, ये सैन्य अधिकारी होता था। इसका मुख्य कार्य शांति स्थापित करना और अधीन शिकदारों के कार्यों की देखभाल करना था। और दूसरा मुंसिफान, इसका मुख्य कार्य दीवानी मुकदमों का फैसला करना था और अधीनस्थ मुंसिफों के कार्यों की देखभाल करना था। शेरशाह की भूमि व्यवस्था का अनुकरण मुगल सम्राटों द्वारा किया गया था। शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। भूमि व्यवस्था में शेरशाह ने अनेक सुधार किया था। उसने भूमि की नाप कराई, भूमि को बिगहों में बांटा और उर्वरता के आधार पर वर्गीकरण किया और औसत उपज का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में निर्धारित किया। उसने अनाज और नगद दोनों रूप से कर लेने की प्रणाली निर्धारित की। उसके द्वारा भूमि को पट्टे पर देने और कबूलियत लेने की प्रथा शुरू की गई। पट्टे पर मालगुजारी की दर लिखने की भी व्यवस्था की गई, ताकि सरकारी कर्मचारी किसानों को परेशान न करें। इससे किसानों को सुविधा मिली। वह भूमि कर स्वयं भी राजकोष में जमा करता था। शेरशाह ने घोड़ा दागने की प्रथा चलाई। उसकी सेना में 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल सेनाशाही था। उसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, जो कि सूफी दर्शन पर आधारित है। उसने अनेक इमारतों की स्थापना की, जिसमें रोहतासगढ़ का दुर्ग, सहसराम बिहार का मकबरा आदि श्रेष्ठ इमारतें थीं। शेरशाह ने कन्नौज नगर को समाप्त करके शेरसूर नगर की स्थापना की। इसी काल में पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा। तो शेरशाह द्वारा सड़कों और सरायों का निर्माण कैसे हुआ? तो शेरशाह के द्वारा निर्मित की गई 4 सड़कें थी।
पहला, बंगाल से सिंध तक जाने वाली ग्रांड ट्रंक रोड जो कि 500 कोस लंबी थी। दूसरा, आगरा से बुरहानपुर तक सड़कें। तीसरा, आगरा से बियाना, मारवाड़, चित्तौड़ तक सड़कें। और चौथा, लाहौर से मुल्तान तक सड़कें। तो मुगल राज में बिहार, आगे जो हम पढ़ेंगे मुगल राज में बिहार कैसा था। तो 1564 में सलीम शाह वंश के अमीर सुलेमान कारारानी ने बिहार में स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। इसने अकबर के प्रति वफादारी दिखाई। मान सिंह काफ़ी समय तक बिहार का जागीरदार रहा। फतुहा और खुसरूपुर जो कि पटना के मध्य बैकटपुर में मान सिंह ने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यही मान सिंह की मां की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1621 में मुगल सम्राट जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया, लेकिन कुछ समय के बाद ही शाहबाज खान ने परवेज से बिहार छीन लिया। 1702 में औरंगजेब ने अपने पोते अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। राजकुमार अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा। अजीम के शहजादा फर्रुख सियार का जन्म पटना में हुआ था। बिहार के शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नायब नजीम पद की स्थापना हुई। इस पद पर सर्वप्रथम अली वर्दी खां को नियुक्त किया गया। नायब नाजिम का पद सर्वप्रथम अली वर्दी खां को मिला। 1740 में अली वर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इसने बिहार के प्रशासन के लिए जैनुद्दीन हैबत को बिहार का नायब नाजिम स्थापित बनाया। अफगानी ने 1742 में मुस्तफ़ा खां के साथ होकर के हैबत जंग की हत्या कर दी। इसके बाद 1743 में मराठा पेशवा बालाजी राव ने बिहार पर आक्रमण किया। मराठों ने मुंगेर और भागलपुर पर भी आक्रमण किया। 1744 में मराठा रघुजी भोसले खड़गपुर की पहाड़ी से होते हुए बंगाल पहुंचे, लेकिन 1751 में अली वर्दी खान ने मराठों को फतुहा के निकट युद्ध में हरा दिया। इसी समय अंग्रेजों ने भी बिहार में रुचि लेना आरंभ किया। मराठों ने अली वर्दी खां के समय उड़ीसा के अधिकतर भागों पर अधिकार कायम कर लिया। अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला 1756 में बना। इसके बाद 1658 में डचों ने अपना माल गोदाम पटना में स्थापित किया। डेनमार्क के व्यापारियों ने पटना में 1774 में व्यापारिक केंद्र की नींव रखी। अली वर्दी खान ने शुजाउद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया और शुजाउद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना। आगे हम देखेंगे आधुनिक काल में बिहार। तो कुछ स्मरणीय तथ्य जान लीजिए आधुनिक काल में बिहार के। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बिहार पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कायम करना शुरू किया। इस समय बिहार और उड़ीसा बंगाल में ही शामिल था। क्लाइव ने मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, लेकिन मीरन की सत्ता महज काम चलाऊ थी। व्यवहार के दृष्टिकोण से बिहार का शासन राजा राम नारायण के हाथों में रहा, जो कि नायब नाजिम नियुक्त किया गया। मुगल सम्राट राजकुमार अली गौहर इस क्षेत्र में फिर से स्थापित होने के लिए लगातार प्रयास किया। उसका इलाहाबाद और अवध के प्रांतपतियों यानी गवर्नरों ने साथ दिया। इसके बाद 1764 में बक्सर की निर्णायक जंग लड़ी गई। इस जंग की पृष्ठभूमि बंगाल के नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मनमुटाव के कारण उत्पन्न हुई। 1765 में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा इन तीनों क्षेत्रों के लगान वसूलने का स्वामित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इसके बाद कंपनी को बिहार में लगान वसूलने का कानूनी रूप से अधिकार मिल गया। और उसके बाद 1770 में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। अकाल के समय ब्रिटिश व्यवस्था की उदासीनता ने सन्यासी विद्रोह को जन्म दिया। 1770 में बिहार में एक लगान परिषद की स्थापना की गई, जो कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर नियुक्त किया गया। इस परिषद के अन्य सदस्य रॉबर्ट मार्क और जॉर्ज वेंसिटाट थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन सत्ता चले जाने पर कंपनी ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिदृश्य में अनेक परिवर्तन करके भारत की मूल स्थिति बदल डाली। परिणाम स्वरूप 1780-81 में बनारस के राजा चेत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह इस काल में महत्वपूर्ण रहा।
1868 में बिहार में ब्रह्म समाज का काफी प्रचार प्रसार हुआ। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इसके बाद 1898 में बिहार में प्रथम भूमि हार सम्मेलन हुआ। 1889 में प्रथम कायस्थ सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में समाज को सुधारने की पुरजोर कोशिश पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस काल में बिहार की प्रशासनिक प्रणाली काफी बिगड़ चुकी थी। इस कारण सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, महेश नारायण आदि ने बिहार को एक अलग राज्य का स्वरूप दिलाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। आगे हम बिहार देखेंगे। बिहार इतिहास विशिष्ट स्मरणीय तथ्य। तो बिहार के चिरंद नामक स्थान पर ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ उत्खनन में काले लाल मृद भांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद की सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व की है। विदेह राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। वैदिक साहित्य में मगध के व्यक्तियों का उल्लेख अनार्य, बृद्रवाच, प्राप्य, पतित आदि के रूप में किया है। महागोविंद नामक वास्तुकार, जिसने मगध के तत्कालीन राजधानी राजगृह का निर्माण किया था और प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक बिंबिसार के दरबारी थे। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में सप्तपर्णी गुफा नामक स्थान पर किया गया था। बिहार में अशोक के अभिलेख बराबर सप्तपर्णी और चंपारण में प्राप्त हुए हैं। बिहार में अशोक के स्तंभ वैशाली और पाटलिपुत्र में प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन पर अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मनंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख करता है। महापद्मनंद ने कलिंग में तीनसूलीय नहर का निर्माण करवाया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर एक यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ये आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूर्तिकाल का प्रमुख केंद्र था। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। मनियार मठ राजगृह में स्थित इस गुप्तकालीन मंदिर की वास्तुकला की दृष्टि से स्थित अन्य मंदिरों की तुलना में भिन्न है। ये अन्य सभी गुप्तकालीन मंदिरों की भांति वर्गाकार न होकर के गोलाकार है। हेनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इस विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा यानी सील थी। इसका गुरु शीलभद्र था। बिहार का प्रथम तुर्क शासक बख्तियार खिलजी था। 1491 में सिकंदर लोदी से परास्त होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह तुर्की ने बिहार में शरण प्राप्त की थी। मनेर पटना के समीपस्थ मखदूम शाह दौलत का 1616 में स्थापित मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक है। गुरु तेग बहादुर ने बिहार में सासाराम, पटना और बोध गया की यात्रा की थी। औरंगजेब के शासनकाल में अंतिम समय में उसके पोते अजीमुस्सान के नाम पर पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया गया था। मुगल काल में बिहार में शीशे, हीरे, संगमरमर जैसे पत्थर और खनिजों के लिए व्यापारी आकर्षित रहते थे। पटना में टकसाल थी और रेशमी, ऊनी वस्त्र, नौका निर्माण, मृद भांड आदि उद्योग भी विकसित अवस्था में थी। आगे हम बिहार में यूरोपीय व्यापारी देखेंगे। बिहार में यूरोपीय व्यापारी बिहार के समृद्ध खनिज, वन, भूमि, संपदा और समृद्ध व्यापार ने यूरोपीय व्यापारियों को आकृष्ट किया। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बिंदु बंगाल में हुगली रहा था। पुर्तगाली हुगली से जल मार्ग के माध्यम से पटना आए। पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन लाए। वे पटना से सूती और यहाँ से निर्मित वस्त्र ले जाते थे। उसके बाद 1620 में पटना के आलमगंज क्षेत्र में अंग्रेज व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन काफी कठिनाइयों के बाद 1651 में उन्हें सफलता मिली। डच फैक्ट्री की नींव 1632 में रखी गई। अंग्रेजों की रुचि सूती वस्त्र, अनाज और शोरे की प्राप्ति में मात्र थी। कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने नील इसी क्षेत्र में प्राप्त किया। डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्से का इमारत था। अंग्रेजों की फैक्ट्री गुलजार बाग में स्थापित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी और कुछ सारे
व्यापारियों का कारखाना पटना सिटी की नेपाली कोठी के नज़दीक स्थापित था। इसकी स्थापना 1774 के लगभग हुई थी। इस काल में यात्री मैनरिक पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख बताते हैं। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ने इसी समय पटना की समृद्धि और उन्नति और अमीर वर्गों के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली का बखान किया है। बिहार में लगान वसूलने का कार्य इस परिषद की निगरानी में किया जाने लगा, जबकि शिताब राय के आधिपत्य में निजाम यानी कानून एवं व्यवस्था, सामान्य प्रशासन के कार्य रहे। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर वारेन हेस्टिंग्स ने शिताब राय को पद से विमुक्त कर दिया। 1783 में जॉन शोर ने एक नई लगान व्यवस्था की नींव रखी, जो लगान वसूली के लिए 1793 के स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ बिहार में स्थायी रूप से लागू हुआ। इसके बाद 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रांतीय सभा का पुनर्गठन किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के बाद निरीक्षक, जो इस समय कलेक्टर कहे जाते हैं, बिहार परिषद दोनों को खत्म कर बिहार के लिए प्रांतीय सभा का पुनर्गठन किया। 1781 में पटना के कुछ जमींदारों ने काशी के चेत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर के विद्रोह का असफल प्रयास किया। 1783 में फिर एक बार बिहार को अकाल का सामना करना पड़ा। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए पटना में गोल घर को अनाज के गोदाम के रूप में निर्माण कराया गया। 1790 में अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने आधिपत्य में ले लिया और पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को पदासीन किया गया। इसके साथ ही पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में ठगी डकैती की समस्याओं पर गौर करके और इसके निराकरण के लिए कारगर उपाय लागू किए गए। इस समस्या का निराकरण 1835 में हुआ। इसके बाद 1869 में पटना जिला के कुछ हिस्से तिरहुत में विलय कर दिए गए। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। एक भाग में सारण और दूसरे भाग में चंपारण नाम से जाना जाने लगा। सारण, चंपारण, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया और संथाल परगना छोटा नागपुर क्षेत्र 1911-12 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का अभिन्न अंग बना रहा। इसके बाद हम जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान क्या रहा। तो अंग्रेजी साम्राज्यवादी के विरुद्ध रजवाड़ों के युद्धों से लेकर के लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलन तक संघर्ष के 3 मुख्य चरण रहे। पहला चरण 1757 से 1798 ये भारतीय रजवाड़ों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्यवादों का प्रतिरोध किया गया। दूसरे चरण में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, कृषक और आदिवासी आदि द्वारा अंग्रेजी राज के विरुद्ध आंदोलन किया गया। और तीसरे चरण में शिक्षित मध्यम वर्ग के नेतृत्व में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत निर्णायक आंदोलन किया गया। तो एक एक करके हम तीनों चरणों को डीपली जानेंगे कि क्या हुआ। तो पहला चरण जो था वो 1757 से 1798 रहा। इस चरण में अंग्रेजी साम्राज्यवाद का भारतीय रजवाड़ों ने अलग प्रतिरोध किया। साथ ही रजवाड़ों के पारस्परिक संघर्ष भी चल रहे थे। अंततः रजवाड़ों को पराजित कर ईस्ट इंडिया कंपनी अखिल भारतीय महाशक्ति बनाने में सफल रही। इस संघर्षों का संक्षिप्त सर्वेक्षण निम्न रूपेण था। क्या रूपेण है कि 1757 में प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर के नवाब बनने से बिहार प्रांत के जमींदारों में असंतोष की भावना भड़क उठी। बिहार के अनेक जमींदारों जैसे राजा राम नारायण, नरहट के जमींदार कामगार खां, टिकारी के राजा सुंदर सिंह, भोजपुर के पहलवान सिंह और सिरसा कुटुंबा के विशुन सिंह इत्यादि ने नवाब और अंग्रेजों की सहयोगकर्ताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। इन विरोधियों को फ्रांसीसी सैलानी जॉ लॉ ने भी भरपूर सहयोग दिया। इन विरोध को खत्म करने के लिए पहले आयरकुट और उसके बाद क्लाइव और मीर जाफर ने भी सैनिकों का प्रबंधन किया। मीर जाफर की शासन सत्ता इस काल में सुदृढ़ और सशक्त हो गई थी। इसके एवज में मीर जाफर ने अंग्रेजों की बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार 1757-58 में सौंप दिया। 1759 में मुगल राजकुमार अली गौहर ने बिहार पर आक्रमण किया। जॉ लॉ ने अली गौहर को सहयोग दिया, लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने गौहर को वापसी के लिए मजबूर किया। घटनाक्रम के दौरान मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई और अली गौहर ने स्वयं को सम्राट घोषित करके शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली। उसके बाद 1760 में गौहर ने फिर से बिहार पर आक्रमण किया। कामगार खां ने भी इसका सहयोग 5000 सैनिकों को लेकर किया। राम नारायण ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर हार गया।
जॉ लॉ ने गौहर को फिर से जॉ लॉ ने गौहर का फिर से साथ दिया और एक बड़ी सेना के साथ पटना को घेर लिया। लेकिन दूसरी तरफ मेजर बॉक्स ने इस समय कार्रवाई शुरू करके शाह आलम द्वितीय को बिहार से वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद 1761 में शाह आलम द्वितीय का तीसरा और अंतिम अभियान हुआ। इस बार शाह आलम अंग्रेजों के हाथों हार गया। जॉ लॉ कैद कर लिया गया। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण कबूल कर लिया। पटना में अंग्रेजों की सहायता से शाह आलम द्वितीय का राजतिलक विधिवत रूप से 1761 में हुआ। बक्सर युद्ध की मुख्य पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता शाखा के अधिकारी और मीर कासिम के मध्य व्यापारिक टैक्स से मतभेद को लेकर के उत्पन्न हुआ। मीर कासिम 1761 में नवाब बना। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर के मुंगेर में स्थापित किया। मीर कासिम और अंग्रेजी कंपनी के मध्य कंपनी द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण गंभीर समस्या उठ खड़ी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार पर टैक्स देना नहीं चाहते थे, लेकिन भारतीय व्यापारी वर्ग से टैक्स बड़ी निर्ममतापूर्व लिए जाते थे। नवाब मीर कासिम तक कर चोरी, दस्तक के दुरुपयोग और अवैध टैक्स वसूली की घटना बराबर पहुंचती रही। मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी टैक्स से मुक्त कर दिया। इस घटना का विरोध वाट्स और एलिस द्वारा किया गया। एलिस पटना की कंपनी का प्रमुख था। 24 जून 1763 को एलिस ने पटना नगर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस आधिपत्य के परिणाम स्वरूप मीर कासिम ने पटना आकर के अंग्रेज अधिकारियों को दंडित किया। नवाब की सेना के एक सैन्य अधिकारी फ्रांसीसी सोमरू की आज्ञा से अंग्रेज की हत्या की गई। इस घटना ने नवाब और अंग्रेजों के संबंधों के बीच आग में घी का काम किया। 1763 को राजमहल के नजदीक लड़ाई में मीर कासिम को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर के बिहार बंगाल से अंग्रेजों के शासन को समाप्त करने का मन बना लिया। उसके बाद 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में अंग्रेजों के सेनापति सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और इन तीनों नवाबों की सेना के बीच युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज विजयी हुए और नवाबों की हार हुई। बक्सर की लड़ाई के बाद बिहार और अंग्रेजों का कोप भाजन बनना पड़ा। 1770 में नोनिया जाति की अंग्रेजों से टक्कर हुई। इस जाति के लोग शोरा बनाने का काम करते थे। इस विद्रोह के बाद नोनिया जाति के लोगों ने दूसरे व्यापारियों के साथ शोरे के कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इस बगावत को कुचल कर रख दिया। उसके बाद 1781 में बिहार में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ फिर से विद्रोह शुरू हुआ। बनारस में चेत सिंह के विद्रोह से प्रेरणा ग्रहण करके बिहार के जमींदार भी आंदोलन की मुद्रा में आ गए। पटना के आसपास के क्षेत्रों में कई जमींदार ने उत्पात मचाया। इस विद्रोह में कामगार खां के पुत्र इकबाल अली खां और सीरिस कुटुंबा की जमींदार नारायण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेस्टिंग्स के द्वारा 1786 में नारायण सिंह को पद से हटा करके ढाका में कैद कर दिया गया। साथ ही साथ इकबाल अली खां की जमींदारी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। 1798 में अवध के वजीर अली के विद्रोह काल में टिकारी के राजा मित्रजीत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ उसका साथ दिया। उसके बाद द्वितीय चरण 1798 से 1857 तक का रहा। इस चरण में अंग्रेजी साम्राज्यवादी की शोषण परक भू राजस्व नीति, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों से त्रस्त होकर के देश के विभिन्न भागों में कृषक, आदिवासियों, धार्मिक संगठनों द्वारा अलग अलग विद्रोह हुए, जिनकी चरम परिणति 1857 के विद्रोह के रूप में हुआ। 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आई। इन सभी विद्रोहों का दमन क्रूरतापूर्वक किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत को ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया गया। इसके बाद आता है बहावी विद्रोह। ये विद्रोह साम्राज्यवादी की धार्मिक राजनीतिक नीतियों के विरुद्ध एक अर्ध राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। बहावी आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे। 1822 से 1868 के बीच 46 वर्षों तक इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना रहा है। इस आंदोलन का संचालन और निर्देशन पटना शहर के आर्थिक रूप से संपन्न लोगों द्वारा होता था। पटना के शादिकपुर परिवार के सदस्यों ने शहीद सैयद को अपना आध्यात्मिक नेता चुना। सैयद साहब के खलीफाओं में पटना के विलायत अली और इनायत अली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस आंदोलन के नेताओं ने यह महसूस किया कि अंग्रेजों का जब तक भारत पर शासन रहेगा तब तक स्थिति में
सुधार संभव नहीं हो सकेगा। इस आंदोलन के नेताओं ने भारत में अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। बहावी आंदोलन से प्रेरित होकर के बंगाल का फराइजी आंदोलन शुरू हुआ। 1852 ईस्वी, 1858 ईस्वी और 1863 ईस्वी इन तीनों लड़ाइयों में बहावी हार गए। अंग्रेजों ने बहावियों की चुनौतियों को कुचल कर रख दिया। उसके बाद 1857 के विप्लव के समय बहावी फिर से सक्रिय हो उठे और उन्होंने सीमा के क्षेत्रों से पंजाब और दिल्ली तक के विद्रोहियों का साथ दिया। बिहार में बहावी आंदोलन 1863 के अम्बाला अभियान के दौरान खत्म कर दिया गया। 1863 में अम्बाला और 1865 में पटना में बहावी आंदोलनकारियों पर अंग्रेजों के द्वारा राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए। बिहार के अहमदुल्ला अब्दुल रहीम को आजीवन कारावास की सजा देकर के अंडमान निकोबार काला पानी भेज दिया और इन सजायाफ्ता कैदियों की संपत्ति कुर्क कर ली गई। बहावी आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार किया। बहिष्कार का पहला उदाहरण भारत के समक्ष प्रस्तुत किया। आगे इस कदम का राष्ट्रीय नेताओं ने भी अनुसरण किया। इस बहिष्कार के फलस्वरूप भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध छिटपुट विद्रोह करना शुरू कर दिया। इस बहिष्कार ने जन चेतना को जगाने में पूरा सहयोग किया। बहावियों का इस्लामी शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आगे हम आदिवासी विद्रोह देखेंगे। आदिवासी विद्रोह ब्रिटिश भू राजस्व वन प्रशासनिक नीति के विरुद्ध रहा। तो ब्रिटिश शासन ने बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में अपना विस्तार 1765 के बाद करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप स्थानीय जनजातियों में विद्रोह की भावना प्रबल रूप से पकड़ ली। अन्य क्षेत्रों में गैर जनजातीय लोगों को इस क्षेत्र में आने और स्थायी रूप से बसने पर यहाँ की जनसंख्या काफी प्रभावित हो गई। भूमि के हस्तांतरण, साहूकारों के आर्थिक शोषण, सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तनों इत्यादि से स्थानीय जनजातीय लोगों के मन में संदेह की भावना ने घर कर लिया। जनजातीय लोगों की अपनी संस्कृति और आर्थिक स्थिति लगभग विनाश के कागार पर पहुंच दिख रही थी। अन्य क्षेत्रों से आकर के बसने वाली प्रवासी लोगों को दीकू कहा गया। अगला तमार विद्रोह। 1781 में संथाल परगना क्षेत्र के सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश ने अंग्रेजों का घोर विद्रोह करना शुरू कर दिया, लेकिन रानी का विरोध सफल नहीं हो सका। इसके बाद 1789 में छोटा नागपुर की उराव जनजाति ने जमींदारों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया। इसे तमार विद्रोह कहते हैं। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेज ने कुचल डाला। 1800 में छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार ने जमींदारी पुलिस बल की स्थापना की। इस पुलिस के बावजूद इस क्षेत्र में तनाव व्याप्त रहे। इसके बाद 1811, 1817 और 1820 में फिर से जनजातीय विद्रोह हुए, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। जनजातियों के अन्य प्रमुख विद्रोह थे 1831 से 32 कोल विद्रोह, 1832-33 में भूमिज विद्रोह, 1855-56 में संथाल विद्रोह और 1895 से 1901 में बिरसा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह आदि। तो सबसे पहले हम कोल विद्रोह को देखेंगे। कोल विद्रोह के बारे में बात करते हैं। तो कोल विद्रोह में मुंडा, हो, उरांव, खरवार और चेर जनजाति के लोगों ने भी प्रमुख रूप से हिस्सा लिया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासियों के द्वारा अधिकार होना था। इसका प्रभाव क्षेत्र सिंहभूम था। विद्रोह के नेता बुद्ध, भगत, सिंहराम और सुरमा प्रमुख रूप से थे। भूमिज विद्रोह 1832 में भूमिज विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसका प्रभाव क्षेत्र वीरभूमि और सिंहभूमि दोनों क्षेत्र रहा। इस विद्रोह के पीछे ब्रिटिशों की दमनकारी लगान व्यवस्था थी। इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया। इसके बाद आता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। इसका प्रभाव क्षेत्र राजमहल, दामेनको और भगिंडी क्षेत्र में व्यापक रूप से हुआ। विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद ने किया। इस विद्रोह में मुख्य भूमिका सिद्धू कान्हू की रही। जमींदार और साहूकार के आर्थिक शोषण के साथ साथ ब्रिटिश प्रशासन की कठोर कार्यवाही इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे। आगे सरदारी लड़ाई।
1860 में मुंडा और उरांव जनजाति के लोगों ने जमींदारों के आर्थिक शोषण और पुलिस की दमनकारी नीति के विरोध में संवैधानिक लड़ाई शुरू की। इस लड़ाई को सरदारी लड़ाई भी कहते हैं। इस विद्रोह के विद्रोहियों ने अपनी परेशानी का निराकरण करने के लिए सरकार के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं होने के बाद अदालत की शरण में गए, लेकिन वे अदालत में ठीक से अपनी समस्या को नहीं रख सके। इसके बाद अदालत ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद आता है खेरा आंदोलन। भगीरथ मांझी के नेतृत्व में खेरवार आंदोलन संथाल के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन अंग्रेजी राज पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद आता है मुंडा विद्रोह। 1895 से 1901 के मध्य मुंडा विद्रोह हुआ है। 1881 से 95 के मध्य रांची एवं सिंहभूम में किसान वर्ग ने कई उत्पात मचाए। अंग्रेजी राज ने इसे क्रूरता पूर्वक कुचल दिया। इसके बाद आता है बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन जनजातीय समाज में सुधार के रूप में शुरू किया गया। सुधार, पुनरुत्थान और आजादी इसके उद्देश्य था। समाजवादी जीवन में जो मौलिक परिवर्तन हो रहे थे, इसके कारण आदिवासी समाज में चिंता का वातावरण व्याप्त होने लगा। मुंडा लोग शांतिपूर्ण और आदर्श समाज की कल्पना करने लगे। बिरसा ने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण किया और ईसाई धर्म के सिद्धांतों को जाना। बिरसा ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिसमें भौतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश निहित था। बिरसा में बहुदेववाद को छोड़कर एकेश्वरवाद की आराधना पर जोर दिया। उसने बताया कि एकेश्वरवाद की दया से समाज में एक आदर्श व्यवस्था कायम हो सकेगी और शोषण उत्पीड़न का समय समाप्त हो सकेगा। ब्रिटिश सत्ता को अस्वीकार करते हुए बिरसा ने अपने अनुयायियों को सरकार को लगान न देने का हुक्म दिया। 24 अगस्त 1894 को बिरसा मुंडा को कैद कर लिया गया। सरकार ने बिरसा मुंडा और इनके सहयोगियों पर मुकदमा चला करके कारावास की सजा दी। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 1898 को बिरसा मुंडा को मुक्त कर दिया गया। इसके बाद 1899 से 1899 से 1900 के मध्य बिरसा मुंडा ने अपने प्रचारकों के सहयोग से अनेक गांवों में प्रचार प्रसार का काम शुरू किया, ताकि विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष के लिए लोगों को तैयार किया जा सके। इसके बाद बिरसा के अनेक अनुचरों को कैद कर लिया गया और जल्द ही आंदोलन को खत्म कर दिया गया। इस कारण बिरसा आंदोलन असफल हो गया। प्रभाव क्या पड़ा? बिरसा आंदोलन सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण और अंग्रेजी शासन के कुप्रशासन के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जो कि भावी क्रांति या आंदोलनों के लिए प्रेरक सिद्ध हुई। बिहार में 1857। तो देश भर में चले 1857 के विद्रोह की अनुगूंज बिहार में भी गरज के रूप में सुनाई पड़ी थी। इस विद्रोह की पृष्ठभूमि में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक असंतोष निहित थे। 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव में सैनिकों और विद्रोहियों के साथ हुए युद्ध से इस विद्रोह का आरंभ हुआ। पटना, 3 जुलाई को पटना सिटी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व गुरहट्टा स्थित पुस्तक विक्रेता अली द्वारा किया जा रहा था। बिहार में अफीम व्यापार के प्रतिनिधि लॉयल ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अनेक कठोर कदम उठाए। पटना वासियों के ऊपर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद 19 जून 1857 को पटना के प्रतिष्ठित मुसलमानों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वायजुल हक को झांसा देकर के गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर बहावी आंदोलनकारियों से सहयोग लेने व देने का आरोप लगाया गया। पीर अली के प्रतिष्ठान और घर को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद मुजफ्फरपुर, 25 जून 1857 को मुजफ्फरपुर में भी अंग्रेज अधिकारियों की हत्या सैनिकों ने कर दी। इसके बाद दानापुर और शाहाबाद में, तो दानापुर में 3 रेजिमेंटों की सैनिकों ने बगावत कर दिया। इन्होंने शाहाबाद जिला में प्रवेश करके जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह से मिलकर के विप्लव और विद्रोह शुरू कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने 30 जुलाई 1857 को सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिला में सैनिक शासन लगा दिया। असंतुष्ट सैनिकों ने रोहतास और सासाराम के विद्रोह जमींदार
विद्रोही जमींदार से जाकर के सांठ गांठ कर ली। राजगीर, बिहार शरीफ, गया क्षेत्र में भी विद्रोह छीटपूट रूप से शुरू हो गया, लेकिन इसे अंग्रेज ने दबा दिया। पलामू क्षेत्र में विप्लव शाही एवं पीताम्बर शाही के नेतृत्व में यह विद्रोह शुरू हुआ। अंततः यह विद्रोह असफल रहा। कुंवर सिंह ने सर्वप्रथम आरा शहर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज प्रथम प्रयास में आरा को अपने अधिकार में नहीं ले सके, लेकिन वे दूसरे प्रयास में सफल रहे। इसके बाद पश्चिम बिहार में कैमूर पहाड़ी में मोर्चाबंदी करके बाबू अमर सिंह, जो कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, ने अंग्रेजों से काफी समय तक युद्ध किया। इसी समय कुंवर सिंह ने मिर्जापुर के नजदीक विजयगढ़ में अपना डेरा डाला। वहां से रेवा और बांदा क्षेत्र में गुजरते हुए कालपी पहुंच गए। कुंवर सिंह ने तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया। उसके बाद लखनऊ आए। अवध के दरबार में इनको सम्मान और सहयोग मिला। कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इसके बाद कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया। बलिया के नजदीक अंग्रेजों के साथ युद्ध में जीत हासिल करने के बाद जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में भेजी गई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में भेजी गई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। कुंवर सिंह इस लड़ाई में घायल हो गए और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इस लड़ाई को अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। अंग्रेजों के विरुद्ध अप्रतिम साहस ने बाबू को लोकमानस में किंवदंती के रूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार ने 1857 के संघर्ष को अधिकाधिक जुझारू बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका दूरगामी परिणाम अंग्रेजी राज पर पड़ा। अंग्रेजी राज को शोषण की नीतियों के स्वरूप परिवर्तन करना पड़ा। इसके बाद तृतीय चरण आता है। तृतीय चरण जो कि 1858 से 1947 रहा। तो इस चरण में शिक्षित मध्यम वर्ग के नेतृत्व में हिंसक और अहिंसक, संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों प्रकार के राष्ट्रवादी संघर्ष हुए। इस काल में हुए संघर्ष का निर्णायक चरण गांधीवादी आंदोलनों के रूप में सामने आया। गांधीवादी सत्याग्रह का भारत में प्रथम प्रयोग भूमि बिहार ही बना। संघर्ष के प्रत्येक आयाम में बिहार का योगदान अमिट हस्ताक्षर की तरह, जिनका विवरण आगे दिया जा रहा है। बिहार में राष्ट्रवाद। सबसे पहले बिहार में राष्ट्रवाद। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार सहित संपूर्ण भारत में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास हो रहा था। बिहार में राष्ट्रवादी भावना के विकास के कई सामाजिक राजनीतिक कारण वर्तमान थे। पहला, बिहार काफी समय से अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रबल विरोध का केंद्र था। दूसरा, बहावी आंदोलन, जनजातीय विद्रोह और 1857 का विद्रोह, इन सभी आंदोलनों बिहार वासियों के मस्तिष्क पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। तीसरा, पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार से नए राजनीतिक विचार ने राष्ट्रीय चेतना में विशेषतः अपना योगदान दिया। ब्रिटिश शासन की नीतियों से जन्मे असंतोष ने भी अपनी भूमिका निभाई। चौथा, बंगाल का क्षेत्र इस समय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु बनता जा रहा था। बिहार बंगाल के नजदीक था। अतः इन भावनाओं का बिहार में भी प्रचार प्रसार स्वाभाविक था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना राष्ट्र के लिए एक निर्णायक पड़ाव था। 1886 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में बिहार के कई प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने भी कांग्रेस को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की। होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 में था। भारत में होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में हुई। इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरूल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिंह और मंत्री चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह नियुक्त किए गए। एनी बेसेंट भी होम रूल आंदोलन के संबंध में 2-3 बार पटना आए। यहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है 1917।
तो उत्तर भारत के चंपारण जिले में 1917 में गांधी जी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू किया गया। इस क्षेत्र में अंग्रेजों और भूमिपतियों द्वारा गरीब किसानों का शोषण काफी समय से चल रहा था। किसानों को वहां के नीलवे गोरे जमींदार जबरदस्ती नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। प्रति बीघा पर उन्हें 3 कट्ठे जमीन में नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी होती थी। इसे 3 कठिया व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। इसके बदले में किसानों को उचित मजदूरी या मुआवजा नहीं मिलती थी। नील की खेती से यहाँ के जमीनों पर बुरा प्रभाव पड़ा। जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, उन पर जमींदार मनमाने ढंग से लगान बढ़ा करके वसूल करते थे, मगर कृषि सुधार में उनकी कोई भी रुचि नहीं थी। इस शोषण से यहाँ के किसानों की आर्थिक दशा काफी बिगड़ गई। प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका भी इस उत्पीड़न में जमींदारों का सहयोग करते थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधियों ने काफी संख्या में भाग लिया। इसी अधिवेशन में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान किसानों की शोषित आर्थिक दशा की तरफ दिलाया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें समस्या के निदान के लिए एक समिति के गठन की बात रखी गई, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल हो। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 1917 में गांधी जी पटना, मुजफ्फरपुर से होते हुए चंपारण जिला पहुंचे और अहिंसक सत्याग्रह आरंभ कर दिया। इस आंदोलन में गांधी जी के शांतिपूर्ण प्रयासों को अनुचित ढंग से समाप्त करना सरकार के लिए भी सरदर्द साबित हो रहा था। गांधी जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड ग्रेट ने गांधी जी से बातचीत करके यहाँ के किसानों के आर्थिक शोषण और अन्य कष्टों की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का नाम चंपारण एग्रेरियन कमेटी पड़ा। गांधी जी इस कमेटी के सदस्य नियुक्त किए गए। गांधी जी के कहने और कमेटी का अनुशंसा पर 3 कठिया व्यवस्था का अंत कर दिया गया और किसानों के लगान में कमी की गई। आगे हम बात करेंगे बिहार में आरंभिक चरणों में अन्य कृषक आंदोलन। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने अन्य क्षेत्रों के किसानों को भी शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी कृषक अंग्रेजी राज्य के जमींदारों से असंतुष्ट थे। जून 1919 में मधुबनी जिला के कृषक वर्ग को दरभंगा राज्य के खिलाफ आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। लगान वसूली के क्रम में दरभंगा राज्य के गुमाश्तों के अत्याचार के विरोध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की मांग इस आंदोलन का मुख्य बिंदु बना। विद्रोहियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन पाने की कोशिश की, लेकिन दरभंगा महाराजा के प्रभुत्व के कारण कांग्रेस इस मामले में शिथिल रही। इस समझौते का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो किसानों ने हिंसा का मार्ग अपनाया। ये आंदोलन धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिलों तक फैल गया। दरभंगा महाराज ने आंदोलन की शक्ति को नष्ट करने के लिए एक प्रांतीय सभा का 1927 ईस्वी में गठन किया और इसे किसानों के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मान्यता दी गई। कुछ वर्षों के बाद दरभंगा महाराज ने किसानों की कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया और ये आंदोलन शिथिल पड़ गया। इस आंदोलन ने किसानों को संगठित करने और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने का एक अद्भुत मिसाल कायम किया। तो आगे टॉपिक है तानाभात आंदोलन। तानाभात आंदोलन 1913-14 रहा, जो कि 1913-14 तानाभात आंदोलन को जात्रा भगत के द्वारा शुरू किया गया था। ये आंदोलन मुख्य रूप से ओराव, मुंडा और संथाल जनजातियों के बीच व्यापक रूप से प्रभावी रहा। आंदोलनकारियों की 3 मुख्य मांगे थी। पहला, स्वराज्य का अधिकार। दूसरा, लगान ना देने की घोषणा, क्योंकि भूमि ईश्वर के द्वारा दी गई है। और तीसरा, मनुष्यों में समानता। इन जनजातियों ने ईसाई धर्म को जबरन थोपने की कोशिश का विरोध किया और खां को व्यवहार में लेकर के लोकप्रिय बनाया। महात्मा गांधी को इस आंदोलन ने काफी प्रभावित किया। 1919 तक ये आंदोलन काफी जोर पकड़ चुका था। इस आंदोलन के नेता शिबू, माया, देविया आदि प्रमुख थे।
ये आंदोलन दीकों, जमींदारों और प्रशासन के अत्याचार के खिलाफ शुरू किए गए थे। इस आंदोलन ने हिंसा का सहारा ना लेकर के संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया। आगे है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से 22 तक रहा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया और टर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। भारत में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी की दृष्टि से अंग्रेजों ने खिलाफ हिंदू मुसलमान समुदायों में एकता लाने का ये सुनहला अवसर था। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने खिलाफत बचाओ आंदोलन का समर्थन किया और इसके द्वारा मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने पर 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में खलीफा के प्रति उचित व्यवहार के लिए लोकमत एकत्र करने की बात की गई। अप्रैल 1919 में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख मौलाना शौकत अली इसी संदर्भ में पटना आए। मोतिहार, छपरा में मजहरूल हक ने जनसभाओं को संबोधित किया। खलीफा के प्रति अंग्रेजों के विश्वासघात पर लोगों को पूरी जानकारी दी ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता कायम हो सके। 15 और 16 मई 2019 को फुलवारी शरीफ में उलेमाओं का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ये प्रस्ताव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी पारित किया। पटना में अगस्त 1990 माह में आयोजित जनसभाओं में नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से अपना त्यागपत्र दे दिया। फुलवारी के शहाबुद्दीन ने उलेमा की उपाधि त्याग दी और शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी का पद छोड़ दिया और खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ सक्रिय हो गए। जब मुस्तफा के नेतृत्व में टर्की में खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई तो 1922 में ये आंदोलन क्रमशः समाप्त हो गया। इसके बाद आगे बात करेंगे रॉलेट एक्ट 1990, जलियांवाला बाग कांड 1990 और असहयोग आंदोलन 1920 से 22। असहयोग आंदोलन का प्रारूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ। खिलाफत की रक्षा और भारत को स्वराज दोनों इस आंदोलन के उद्देश्य थे। भारत सरकार ने क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रॉलेट एक्ट 1919 पास किया। इस दमनात्मक कानून, जिसे भारत की जनता ने काला कानून कहा, के खिलाफ आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। पहली बार पूरे देश में सत्याग्रह चलाने का फैसला किया गया। बिहार में 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल हुई। छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर, झुरिया आदि नगरों पर इस हड़ताल का व्यापक असर पड़ा। इसके बाद 11 अप्रैल 1919 को पटना में एक जनसभा की गई। इस जनसभा में गांधी जी की गिरफ्तारी का ध्वनिमत से विद्रोह किया गया। इसके बाद 1920 में राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई। इसमें गांधी जी के प्रस्ताव को समर्थन देते हुए पारित किया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज्य के मुद्दों पर भी असहयोग आंदोलन में मिला लिया गया। असहयोग आंदोलन चलने के क्रम में मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और अन्य नेताओं ने भी विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इसी समय कई अधिकारियों ने त्यागपत्र दिया और वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार किया। महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रजनंद प्रसाद ने इसमें प्रमुख रूप से योगदान दिया। छात्रों ने स्कूल और कॉलेजों से अपना नामांकन रद्द करवा दिया। पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी और मोहम्मद शाह इनमें प्रमुख छात्र थे। इन छात्रों को फिर से शिक्षा देने के लिए पटना गया सड़क पर एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पद लॉ कॉलेज की नींव रखी गई। राजेंद्र प्रसाद इस महाविद्यालय के प्राचार्य नियुक्त किए गए। मजरूल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ की जमीन पर शदाकत आश्रम स्थापित किया। इस आश्रम में छात्रों द्वारा चरखा बनाने का काम शुरू किया गया। बाद में ये आश्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रादेशिक कार्यालय बन गया।
गांधी जी ने देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय महाविद्यालयों की श्रृंखला में बिहार विद्यापीठ को 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया। मजरूल हक इस विद्यापीठ के कुलाधिपति और ब्रज किशोर प्रसाद कुलपति थे। 1921 में लगभग सभी जिलों में इस विद्यापीठ से संबंधित राष्ट्रीय पाठशालाओं की स्थापना हुई। इन पाठशालाओं में प्राथमिक स्तर से मैट्रिक तक की शिक्षा दी जाने लगी। इसके अलावा IAISC, BSc की परीक्षा भी इस विद्यापीठ के द्वारा आयोजित की जाने लगी। इसके बाद 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से ही दी मदरलैंड नामक एक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। इस अखबार का उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार प्रसार और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार प्रसार करना था। आगे हम देखेंगे बिहार में ब्रिटिश युवराज की यात्रा का बहिष्कार 1921। तो पटना में 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज का पदार्पण हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़तालें हुई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। 26 जुलाई 1922 को मौलाना मजरूल हक को भी मदरलैंड में प्रकाशित एक लेख के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ तुर्की में कमाल पाशा ने खिलाफत का अंत कर दिया, जिस कारण असहयोग आंदोलन शिथिल पड़ गया। इस आंदोलन का प्रभाव मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिलों में और साथ ही साथ आरा, गया, रांची, गिरिडीह, किशनगंज, मुंगेर और पूर्णिया के भी क्षेत्रों में पड़ा। पटना इस आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के कारण फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था का कार्य क्षेत्र बिहार और उड़ीसा था। वहां मुसलमानों द्वारा धार्मिक और सामाजिक मामलों में सरकारी संस्था में ना जाकर के इस संस्था के द्वारा समाधान करने की कोशिश की, जो कि काफी हद तक सफल रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने या इसके बहिष्कार को चालू रखने के मुद्दे पर बहस हुई और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में हुआ। परिवर्तनवादियों ने स्वराज दल गठित किया। बिहार में 1923 में स्वराज दल की नींव रखी गई। स्वराज दल का कोई विशेष प्रभाव बिहार की जनता पर नहीं पड़ा। 1923 को स्वराज दल की बिहार में असफलता लगभग स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगी। आगे हम देखेंगे साइमन कमीशन, जो कि 1927-28 है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम का भारत के अन्य जगहों पर पुरजोर विरोध किया गया था। इस अधिनियम में 10 वर्ष के बाद ब्रिटिश संसद इस कानून को लागू करने की नीति पर राजनीतिक परिस्थिति पर फिर से विचार करने और आवश्यकता पड़ने पर इसकी जांच के लिए कमीशन बैठाने का प्रावधान था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ब्रिटिश सरकार ने 1927 में कमीशन की नियुक्ति कर दी। प्रस्तावित कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण जनता इसका विरोध कर वापस इंग्लैंड जाने के लिए बाध्य करने लगे। इसमें यह घोषणा की गई कि 1928 के प्रारंभ में ही इस कमीशन का भारत में आना तय होगा और ये प्रशासन संबंधी कानूनों के बारे में जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। पटना में अली इमाम ने बिहार प्रांत के प्रमुख लोगों की एक बैठक बुलाई और कमीशन के विरोध में एक प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप पर हस्ताक्षर करके वायसराय के पास भेज दिया गया। साइमन कमीशन के बिहार में आगमन से एक दिन पहले पटना में कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। पटना में इस सम्मेलन में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बिहार में साइमन का विरोध राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किया गया। आगे हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के बारे में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारूप दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रारूप भी पारित हुआ और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को
स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला लिया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन के निर्णयों के अनुसरण में 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस दिवस को छात्रों ने अपना पूरा सहयोग दिया। कांग्रेस के नेताजनों के द्वारा प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दिए गए। इस आंदोलन के दौरान स्वदेशी के प्रचार प्रसार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना इतनी उग्र हो गई थी कि छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी कपड़े पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी कपड़े उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे रहने का मन बना लिया। छपरा जेल के कैदियों ने कई दिनों तक नंगे रहकर नंगी हड़ताल जारी रखी। बाद में जेल प्रशासन ने सभी कैदियों को स्वदेश कपड़े दिए। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना और बिहार के अन्य जिलों की जनता ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। सरकारी दमनात्मक रुख तीव्र होने लगी। कांग्रेस के प्रमुख नेतागण को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित करार दिया गया। ब्रिटिश सरकार की ये कार्रवाई सफल नहीं हो सकी। तब ब्रिटिश सरकार ने अपने रुख में बदलाव किया। इसके बाद आई गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता आया, ठीक है। तो ये डेट यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, जो ब्लरी हो चुका है, जो दिखाई मुझे भी नहीं दे रहा और आपको भी, तो इसलिए मैं इसको नहीं बोलना चाहूँगी। तो गांधी इरविन समझौता के बारे में आगे बात करते हैं। कांग्रेसी नेताओं की रिहाई शुरू हो गई, आंदोलन रुक गया। ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के मध्य गोलमेज वार्ता हुई, लेकिन इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंततः आंदोलन फिर से शुरू हो गया। 4 जनवरी 1932 को राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, कृष्ण बल्लभ सहाय आदि नेतागण गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद 26 जनवरी 1932 को समस्त बिहार में फिर से स्वाधीनता दिवस मनाया गया। स्वाधीनता दिवस मनाने वाले आंदोलनकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने कठोरतापूर्वक कार्रवाई शुरू कर दी। मोतिहारी में कई लोग मारे गए। रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड के खिलाफ हरिजनों के उद्धार का गांधी जी ने आह्वान किया। कम्युनल अवार्ड। बिहार में हरिजन सेवक संघ की शाखाएं खोली गई। 12 जुलाई 1933 को सामूहिक सविनय अवज्ञा की जगह पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रारूप रखा। बिहार में इसका अच्छा असर पड़ा। लगभग 880 सत्याग्रही जेल गए। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने पटना के अपने एक वक्तव्य में आंदोलन को स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई 1934 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के प्रभाव से बिहार में राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। इस आंदोलन के क्रम में पुलिस और प्रशासन से संबद्ध भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय में हुआ था। बिहार में युवा आंदोलन भी धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था। 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना की गई और 1929 तक इसकी शाखाएं बिहार के अनेक जिलों में स्थापित की गई। इसके बाद बात करेंगे बिहार में किसान सभा। तो बिहार में किसानों की एकत्र करने और इन किसानों की कठिनाइयों का निराकरण करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा आयोजित किया गया था। किसान आंदोलन को एक नया रूप स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रदान किया। इसके बाद 4 मार्च 1928 को सहजानंद सरस्वती ने औपचारिक ढंग से इस आंदोलन की नींव रखी। 1929 में सभा की गतिविधि काफी विस्तृत रूप से आरंभ हुई। इसी वर्ष यानी 1929 में सरदार वल्लभ पटेल ने बिहार की यात्रा की और अपने भाषणों से किसानों में चेतना जागृत की। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार पर सब तरफ से दबाव पड़ने लगा। इस उद्देश्य से एक राजनीतिक दल का गठन हुआ। इसको यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। किसान सभा द्वारा 1933 में एक जांच कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के द्वारा किसानों की दयनीय दशा के प्रति जनसाधारण और सरकार का ध्यान केंद्रीय करने का काम किया गया।
उसके बाद 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इनके प्रयासों को काफ़ी जन सहयोग मिला। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार में मजदूर आंदोलन। 1917 में बोल्शेविक क्रांति और साम्यवादी विचारों के प्रचार प्रसार से इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। उसके बाद 1919 के दिसंबर महीने में ही जमालपुर मुंगेर में मजदूरों की हड़ताल शुरू हुई। 1920 में एसएस हालदार और व्योमकेश चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में जमशेदपुर में ये एसोसिएशन की नींव रखी गई। 1920, 22 और 1925 और 1920, 22, 25 और 28 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स में अनेक कारखानों में हड़तालें हुई थी। 1925 में और 1928 में मजबूर संगठन हुआ। 1925 में और 1928 में मजदूर संगठन हुआ। 1929 में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसे पंडित नेहरू को अगले वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1939-40 के क्रम में झरिया, जमशेदपुर और धनबाद में अनेकों हड़ताल हुई थी। सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण इस समय के प्रमुख नेता थे। सुभाष चंद्र बोस 1928 को जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को खत्म करने में एक मजदूर और प्रबंधकों के मध्य समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम बात करेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी आंदोलन। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इस पार्टी के अनेक सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह थे। इस पार्टी का तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से हुआ और कांग्रेस को समाजवादी विचारों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दूसरी तरफ किसानों और मजदूरों को पार्टी में संगठित करने और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सक्रिय करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में इसकी गतिविधि बहुत बड़े रूप में हो गई। ऐसे ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक बना था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का कार्यकारिणी बैठक पटना में हुई और इसकी सारी जानकारी सरकार तक पहुंची थी। मार्च 1942 तक इसके महत्वपूर्ण नेता बिहार में गिरफ्तार किए जा चुके थे। इसके बाद आता है बिहार में छात्र आंदोलन। बिहार में छात्र आंदोलन भी अत्यंत सक्रिय रहा। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मणिंद्र राय के द्वारा हुआ था। खादी के प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करने में मणिंद्र राय का प्रमुख योगदान रहा था। 1942 के आंदोलन में भी युवकों की भूमिका निर्णायक रही थी। इसके बाद बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद। बिहार में इस विचार के प्रारंभिक नेता डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास थे। बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में 1906 और 1907 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और समाचार पत्र दी मदरलैंड का संपादन और प्रकाशन शुरू किया। इस समाचार पत्र के द्वारा क्रांतिकारी विचारों का समाज में प्रचार प्रसार किया जाने लगा। इसके बाद 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक दो युवकों ने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में इनके फिटन पर बम फेंका। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना से यहाँ के युवकों में राष्ट्र को आजाद कराने के प्रति भावनाएं प्रबल हो उठी। अमर शहीद खुदीराम बोस युवा मार्ग के प्रेरणा स्रोत बन गए। रेवती नाग, चुनचुन पांडे, बटेश्वर पांडे, छोटन सिंह, नलिन बागची और अन्य युवकों ने इस क्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की नींव रखी। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षित करने की एक अनेक व्यवस्था की।
इसके बाद बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो आंदोलन। प्रस्ताव के प्रारूप में कहा गया कि अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करे, अन्यथा भारतीय जनता उनका कड़ा विरोध करेगी। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे अधिवेशन में कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को प्रातः गांधी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई के बावजूद यह आंदोलन व्यापक रूप से समग्र भारत में फैल गया था। इसके साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन निर्णायक चरण में जा चुका था। 31 जुलाई 1942 को राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक बुलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भावी संघर्ष के लिए संगठित होने का आदेश दिया। इसी दिन यानी 31 जुलाई 1942 को छात्र और नवयुवकों ने पटना के अंजुमन इस्लामिया में एक सभा कर कांग्रेस के कार्यक्रम को समर्थन देने की योजना बनाई। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के कुछ समय के बाद कांग्रेस शीर्ष स्तरीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस गिरफ्तारी का छात्रों द्वारा कड़ा विरोध किया गया। प्रदर्शन और सभा लगभग पूरे बिहार में शुरू हो चुकी थी। सभी शैक्षिक संस्थाओं में हड़ताल हो गई थी और राष्ट्रीय झंडा लहराए गए। इसके बाद 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की पुरजोर कोशिश की। सचिवालय गोलीकांड में 7 युवक शहीद हुए। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त 1942 को पूरे पटना में हड़ताल रही। कांग्रेस मैदान में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि यातायात और संचार सुविधाओं को ठप कर दिया जाए और सरकारी कार्यों को शिथिल कर दिया जाए। इसके परिणाम स्वरूप पूरे बिहार में रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, तार और टेलीफोन की लाइनें काट दी गई, डाकघर, रेलवे स्टेशन पर हमला कर खजानों को लूट लिया गया और सरकारी इमारतों को जला दिया गया। साथ ही साथ पुलिस पर भी आक्रमण किया गया। आंदोलनकारियों ने हिंसात्मक साधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को देखते हुए इसका दमन करने के लिए काफी शक्ति का प्रयोग किया। बिहार के इन अधिकांश क्षेत्रों में उपद्रव फैलता गया। सारण, सोनपुर, छपरा, सिवान, गोविंदपुर, मुजफ्फरपुर, मीनापुर, शाहाबाद, दरभंगा, बेलसंड, गया, कुर्था, अरवल, पूर्णिया, पटना, धमदाहा, कटिहार, सहसराम, मुंगेर, देवघर, भागलपुर, रांची, हजारीबाग, पलामू और जमशेदपुर आदि। ब्रिटिश प्रशासन के उठाए गए कड़े कदमों के बावजूद अनेक स्थानों पर कुछ समय के लिए सरकार को शिथिल कर दिया गया। सीवान थाना में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में पुलिस की गोली इन्हें लगी, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। जगलाल चौधरी ने सारण में पुलिस थाने में आग लगा दी। चंपारण में एक अलग वैकल्पिक सरकार बना ली गई। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और शिगवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को शिथिल करने का काम किया। इसके बाद मुजफ्फरपुर के पास थाने को जला दिया गया। साथ ही साथ गया के कुरथाना थाना पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। कटिहार थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस ने ध्रुव कुमार को गोली मार दी। छोटा नागपुर में आदिवासियों ने और ताना भगत आंदोलनकारियों ने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। जमशेदपुर में टिस्को के मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दिया। हजारीबाग, पलामू, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के कई जगहों पर क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों ने अपनी सरकार संगठित कर ली। गांव में पंचायत और रक्षा दलों की स्थापना की जाने लगी। राष्ट्रवादियों ने समानांतर सरकार की नींव रख दी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में बिहार करीब 15,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके थे। 8,783 लोगों को सजा हुई, 134 लोग मारे गए और 362 लोग घायल हो गए। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के शासन की प्रणाली की नीति को बदलने पर मजबूर कर दिया। अब सत्ता हस्तांतरण के लिए वार्ताएं आरंभ हो गई।
1945 में राजनीतिक प्रक्रिया नए रूप से बहाल हुई और युद्ध समाप्ति के बाद पुनः चुनाव कराए गए। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट पर 2 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के द्वारा सरकार का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का सत्र बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में शुरू की गई। 11 दिसंबर 1946 को इस सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में देश के बंटवारे के प्रश्न पर समझौता हो जाने के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी का मार्ग सुदृढ़ हो गया। बिहार के प्रथम गवर्नर जयसराम दौलत राम और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह ने 15 अगस्त 1947 को अपना पदभार ग्रहण किया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ बिहार भारतीय संघ व्यवस्था में एक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। आगे हम बिहार में संवैधानिक विकास से जुड़े कुछ पहलू को जानेंगे। 1919 का एक्ट व द्वैध शासन। 1 अप्रैल 1912 में बिहार प्रांत का गठन हुआ। गठन के बाद 1919 का भारत सरकार कानून लागू हुआ। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। बिहार में 20 दिसंबर 1920 को ये प्रयोग शुरू हो गया। 19 दिसंबर 1920 को बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया। द्वैध शासन व्यवस्था राष्ट्रवादियों को संतोषजनक प्रतीत नहीं हुई। बिहार में पहली बार विधायिका में द्वितीय सदन की नींव रखी गई। तो कुछ विशिष्ट स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं। 1770-71 बिहार के पूर्णिया, पटना और सारण जिले सन्यासी विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। 1857 में प्रथम विद्रोह बिहार में पटना में पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। 1857 में छपरा में विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खान ने किया था। बिहार में बहावी आंदोलन 1822 से 68 का नेतृत्व मौलवी विलायत अली ने किया था। इसके बाद 1908 में ब्रिटिश सरकार ने मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से मुद्रित पुस्तक माँ की पुकार और 1919 में प्रकाशित खूनी कफन जब्त कर लिया गया था। इसके बाद 1912 में पृथक प्रांत के रूप में बिहार की स्थापना संबंधी अधिवेशन पटना में हुआ। इस अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष मजरूल हक और सचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे। बांकीपुर की सभा में 1916 में बिहार में पहली होम रूल लीग गठित की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से 1906 में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस स्थापित हुई थी। असहयोग आंदोलन के समय बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर लॉर्ड एस.पी. सिन्हा थे। बिहार कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया। 1800 में पलामू में भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरू विद्रोह हुआ था। 1913 में शचीन्द्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की बिहार शाखा की स्थापना की। बलीपुर की सभा में 1916 में बिहार में पहली होम रूल लीग गठित की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से 1906 में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस स्थापित हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बिहार में नियुक्त प्रादेशिक डिक्टेटर दीप नारायण सिंह थे। मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। 1937 के चुनावों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के बाद सरकार का गठन श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में सारण अपराधी जिला घोषित किया गया था। सारण जो है वो अपराधी जिला घोषित किया गया था। 1942 में जमशेदपुर के टाटा कारखाने में रामानंद तिवारी ने इंकलाबी सिपाही दल गठित किया था। पटना में 10 अगस्त 1942 से 11 अगस्त 1942 तक कोई सरकार नहीं थी। इसके बाद बिहार में 1942 में आंदोलनकारियों पर अमेरिकन ब्रिटिश सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। बिहार के चंपारण, भागलपुर, सुल्तानगंज, संथाल परगना आदि स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना की गई।
आगे हम बात करेंगे 1935 का एक्ट के बारे में। तो 1935 के कानून के अंतर्गत देश भर में चुनाव कराए गए। चुनाव में बिहार में कांग्रेस का काफ़ी बहुमत मिला कांग्रेस को। इसके बाद राज्य के 152 स्थानों में 107 स्थानों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 98 जगहों से जीत लिया, 98 स्थानों पर जीत हासिल की। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन गवर्नर M.G. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। गवर्नर ये आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों का कार्यकारण में उनका हस्तक्षेप नहीं होगा। इस स्थिति में श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया। फलस्वरूप गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। इसके बाद हम बात करेंगे 1942 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी। तो जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से निकल करके नेपाल के हनुमान नगर में शरण लिया। जयप्रकाश के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए एक केंद्र संगठित हुआ। साथ ही साथ इन युवकों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नेपाल में भी आजाद दस्ता का गठन किया गया ताकि सरकार को युद्ध कार्य में बाधा पहुंचे। इसके बाद 1943 के मार्च अप्रैल में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन हुआ, जिसमें बिहार के 25 युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने की शिक्षा दी गई। आजाद दस्ता के निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। नेपाल में आयोजित आजाद दस्ता की कार्यवाही से प्रेरित होकर बिहार में भागलपुर और पूर्णिया में भी इसी ढंग से संगठनों की नींव रखी गई। 1942 के आखिरी में आजाद दस्ता सक्रिय रहा, लेकिन नेपाल की सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि क्रांतिकारियों के कैद हो जाने से यह आंदोलन मंद पड़ गया। जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहयोग करते रहे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार से संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने, जो कि उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही उपनाम प्रयुक्त था। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस ने अपने नेतृत्व में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में स्थापित किया। इसके अन्य सदस्य थे बहाओ अली, कुमार अजित प्रसाद सिंह और गुरु सहाय लाल। जिस दिन मोहम्मद यूनुस का मंत्रिमंडल बना, उसी दिन पटना में उनके विरुद्ध प्रदर्शन हुए, जिसमें जयप्रकाश नारायण, बसवान सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि नेता गिरफ्तार किए गए। बिहार के अंग्रेजी नेताओं ने भी यूनुस के अंतरिम मंत्रिमंडल का विरोध किया, जो कि अल्पायु में रहने के कारण न तो बजट पास करा सकती थी और न ही कोई कानून बना सकती थी। वायसराय के इस आश्वासन पर कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस के कार्यकारिणी ने सरकारों का गठन का फैसला किया। मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार से त्यागपत्र दे दिया और वायसराय के स्पष्टीकरण किया। बाद 20 जनवरी 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों की रिहाई के प्रश्न पर श्री कृष्ण सिंह ने त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। इसके बाद 19 मार्च 1938 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर कांग्रेस मंत्रिमंडल से बिना विचार विमर्श के वायसराय ने ये ऐलान कर दिया कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। इस फैसले के विरुद्ध कांग्रेस ने सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। ये सत्याग्रह में बिहार के लोगों ने काफ़ी सक्रिय भूमिका अदा की। तो आगे हम बात करेंगे पटना का शहीद स्मारक के बारे में। तो पटना के कलेक्टर W.G. आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इससे 7 छात्रों की जान गई और अनेक घायल हुए। इनमें जो शहीद हुए उनके नाम थे उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार थे।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थल पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ, जिसका शिलान्यास स्वतंत्रता दिवस को ही स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलतराम के हाथों हुआ और औपचारिक अनावरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 1956 में हुआ था। इसे शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है। शहीदों की कुर्बानी से सारे बिहार में आंदोलन काफी उग्र हो उठा। आगे हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख युद्ध के बारे में। तो